नमस्कार, मैं सौष्ठव त्रिपाठी। जिस तक मैंने कहा था कि शाम को 6 से 7 तक मैं आपकी विलियन की कुछ जो टॉपिक्स हैं उन पे कुछ डिस्कशन करूंगा। तो हम यहाँ पर हैं। तो ये कक्षा 12वीं का एक बहुत दूसरा चैप्टर है विलियन। पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है, हम उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। हम उसको अगले जब कभी सेशन शुरू होगा तो हम उसके बारे में जानकारी करेंगे। आज हम आपको विलियन के बारे में बताना चाह रहे हैं। आपको ये सबको पता है विलियन क्या होता है। विलयन जब दो घटक होते हैं विलयन, विलय और विलायक, इन दोनों को जब ये दोनों एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो विलयन का निर्माण होता है। जैसे हम एक सबसे साधारण एग्जांपल देते हैं, शरबत। जब हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो पानी हो जाता है हमारा विलायक और चीनी हो जाती है विलेय। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि हम विलायक और विलेय किसको माने, तो जिसका अस्तित्व तो भौतिक रूप से बना रहे वो विलायक है और जिसका अस्तित्व चला जाए वो विलेय हो। जैसे आप जब शरबत की बात करते हैं तो पानी का अस्तित्व बना रहता है और जो चीनी होता है उसकी जो भौतिक स्टेज होती है वो बदल जाती है, जो फिजिकल स्टेज उसकी होती है वो बदल जाती है। चीनी ठोस अवस्था में होती है, फिर वहां से वो अपने आप को स्वयं द्रव अवस्था में समाहित हो जाती है। तो शरबत विलियन का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम देखेंगे। और केमिस्ट्री में बहुत जरूरी चीज है विलेन को जानना। हम जब विलेन की बात करते हैं तो विलेन में दो चीजें होती है, एक होती है सांद्रता, एक होती है तनुता। सांद्र विलेन और तनु विलेन, हम अंग्रेजी में कहते हैं इनको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे अगर हम किसी विलेन में अगर विलायक की मात्रा अधिक कर दी जाए तो और विलेय की मात्रा कम रखी जाए तो वो होगा, विलायक की मात्रा अधिक होने पर उसे हम कहते हैं तनु विलेन। और यदि विलेय की मात्रा अधिक हो जाए, विलायक की मात्रा कम कर दी जाए तो उसे हम कहते हैं सांद्र विलेन। जैसे शरबत की बात करें, अगर शरबत में पानी बढ़ा दिया जाए और चीनी की मात्रा कम रखी जाए तो शरबत फीका पड़ जाएगा, यानी वो तनु हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम उसी विलेन पे या चीनी की मात्रा बढ़ा दें, विलायक की मात्रा उतनी रखें, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। उसका जो स्वाद है, उसका जो कंसंट्रेशन है, डाइल्यूशन, वो बढ़ता चला जाएगा। डाइल्यूशन कम होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब ये जो सांद्रता हमारी होती है, जैसे दूरी की इकाई मीटर, किलोमीटर हम इनमें व्यक्त करते हैं, फुट, इंच वगैरह व्यक्त करते हैं, तो उसी प्रकार जो सांद्रता होती है उस सांद्रता को हम कई शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। कक्षा 12वीं के स्तर से मैं आपको अगर बताऊं, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में भी और सीबीएसई बोर्ड दिल्ली में भी कुछ 5-6 यूनिट्स रखी गई हैं। सबसे पहले होती है मोलरता। मोलरता क्या? मोलरता मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, ये जरूर एक अंतर इनमें होता है। मोलरता, और अक्सर बच्चे इनका थोड़ा डिफरेंस भी करते हैं। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, ये 3 चीजें हैं। इन 3 के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये आपको आज से लेकर के हमेशा तक काम आने वाली चीजें हैं। अगर आप कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं और ये पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हैं तो नॉर्मलता, मोलरता और मोललता, ये शायद आपको कक्षा 11वीं में पहला चैप्टर पढ़ाया गया होगा। और ये 3 जो चीजें हैं आपको हमेशा काम देनी है किसी भी चैप्टर्स में, चूंकि हम आगे प्रैक्टिकल्स करेंगे तो उसमें भी हमें इनको जानना चाहिए। तो हम पहला शब्द लेते हैं, पहली परिभाषा लेते हैं मोलरता की, कि मोलरता क्या है। MOLARITY, मोलैरिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, MOLARITY। अब इसकी परिभाषा ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आगे आपको उसको डिफाइन करता हूं, पूरी जानकारी देता हूं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, पूरी परिभाषा स्पष्ट सुनिएगा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। एक बार फिर सुनिएगा, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। द नंबर ऑफ मोल्स presents in 1 liter volume is known as the molarity of the solution। अब अगर हम इसको गणित से परिभाषित करें, गणित में अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हम ये कह सकते हैं कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर। मोलरता बराबर
विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब ये मोलों की संख्या कॉन्सेप्ट क्या है, आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा। मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है? मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। किसका भार? विलेय का भार। क्योंकि हम विलेय के जो मोलों की संख्या विलेय की निकाल रहे हैं ना, तो किसी भी यौगिक की हम निकाल सकते हैं मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। विलेय के, अगर हम विलेय के मोलों की बात करेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। यही होगी विलेय के मोलों की संख्या। तो अब हमारी, अगर हम इसको पुनः गणित रूप में डिफाइन करें, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें इस पूरे सूत्र को, तो हम ये कह सकते हैं मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। एक विशेष चीज यहां पर ध्यान रखनी है आपको कि जो विलेय का भार होगा वो ग्राम में ही रखा जाएगा और जो विलयन का आयतन होगा वो हमेशा लीटर में होगा। तो मोलरता, ये स्पष्ट हो गया होगा आपको कि मोलरता विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। दूसरी इकाई पढ़ते हैं। दूसरी इकाई होती है मोललता। थोड़ा सा एक नाम जो समान आवाज निकल रही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो रता है और ये लता है। दैट इज RITY एंड दिस इज RL, मोलालिटी MOLALITY, मोलालिटी MOLALITY। अब इसकी परिभाषा सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं। 1 किलोग्राम, पूरी परिभाषा सुनिएगा ध्यान से। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। पूरी परिभाषा फिर से सुनिएगा। यहां मैं जिन शब्दों पर एम्फसाइज कर रहा हूं उनको ध्यान से देखिएगा। 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। LALITY। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी? फिर से मैं बोल देता हूं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। तो अगर हम इसको गणितीय रूप में लिखें, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करें इसका, तो ये कह सकते हैं कि विलयन की मोललता बराबर, विलयन की मोललता बराबर, मोलालिटी MOLALITY इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम। यहां पर याद ये रखना है, क्योंकि जब मोलरता निकाल रहे थे तो विलयन का आयतन लीटर में लिखते थे, वहां विलयन का आयतन होता था। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर है विलायक का भार किलोग्राम। तो मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलायक का भार किलोग्राम में। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? अब फिर से वही, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे, मैं अगर हो सकता है इसके पहले कुछ गलत बोल गया हूं मैं, फिर से सुन लीजिएगा। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, और विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार। उम्मीद है आपको मोलरता और मोललता ये दोनों चीजें स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई होंगी। अगली चीज है, तीसरी चीज, नॉर्मलता, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। इसका अक्सर प्रयोग होता है और हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो नॉर्मेलिटी निकालना, चूंकि एक सिद्धांत है N1V1, उसको अनुच्छेद सिद्धांत कहते हैं, अनुच्छेद अनुमापन सिद्धांत। N1V1 बराबर N2V2, इसका प्रयोग अक्सर होता है जब हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। तो इस पर थोड़ा इंफासाइज और कर रहा हूं। नॉर्मलता क्या है इसको जरा सुनिएगा।
पूरी परिभाषा नॉर्मलता के बारे में बोल देता हूं, इसको जो है आप सुन लीजिएगा, अगर नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर लीजिएगा। नॉर्मलता क्या होती है? हाँ, नॉर्मलता के पहले एक चीज मैं आपको तुल्यांकी भार के बारे में बताना चाहता हूं। जो तुल्यांकी भार होता है, अर्थात किसी विलेय का तुल्यांकी भार की अगर हम बात करें, हर किसी को तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर विलेय को लेके चलते हैं, तो विलेय का तुल्यांकी भार होगा विलेय का भार बटे विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। सॉरी, हम यहाँ पर अगर हम ग्राम तुल्यांकों की बात करेंगे तो हम ये ग्राम तुल्यांक के बराबर कहेंगे विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार ई बराबर अणुभार बटे अम्लीयता या क्षारीयता अथवा आक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। अगर हम बात करें कि अगर हमें किसी तत्व का तुल्यांकी भार, किसी यौगिक का तुल्यांकी भार निकालना है, तुल्यांकी भार निकालने के लिए आप ये देख लीजिएगा कि उसमें उसका अणुभार कितना है, उसमें अणुभार बटे जितने उसमें H+ या OH- आयन हो उनसे उसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको उसको तुल्यांकी भार निकल जाएगा। तो हम नॉर्मलता की बात करते हैं, फिर यहां पहले आप ये समझ लीजिएगा तो आगे क्लियर होता चला जाएगा। तो किसी विलयन की नॉर्मलता बराबर क्या होती है? किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। पुनः सुनिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पे, इसको नॉर्मलता कर लिख रहे हैं आप लोग। तो नॉर्मलता बराबर होती है किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता यानी विलयन की नॉर्मलता। तो नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब पुनः हम फिर से आते हो, जो थोड़ी देर बाद हमने ऊपर बताइए आपको कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। अब ये तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? फिर से तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे अम्लीयता या क्षारीयता अथवा ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। तो पहले आप जब भी आप सवाल लाएंगे तो सबसे पहले आप नॉर्मलता के सवाल पूछा तो उसमें देखेंगे कि उसमें अणुभार दिया हुआ है। अणुभार अगर दिया हुआ है तो उसमें दिया होगा कि अम्ल है कि उसकी अम्लता क्षारीयता का आप पहचान सकते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो अगर हम इसको विभाजित करेंगे तो ये टूटेगा 2H+ प्लस SO4 डबल माइनस में, यानी इसमें H+ आयन कितने हुए? 2 हुए ना। हाँ, तो ये 2 उसकी क्षारीयता हो जाएगी। किसी अम्ल में क्षारीयता होती है, किसी क्षार में अम्लीयता होती है। तो ये H+ कितने हुए? 2H+ थे ना, तो H2SO4 की क्षारीयता कितनी हो जाएगी? 2। इसी प्रकार अगर हम बात करें NaOH की, तो NaOH में क्या है? Na प्लस OH माइनस, यानी कितने OH माइनस है? 1 है। तो इसमें कितने का भाग देंगे? इसके अणुभार में 1 का भाग देंगे, ठीक है ना। तो तुल्यांकी भार ऐसे निकाल लेंगे। फिर आप पुनः ग्राम तुल्यांक संख्या निकालेंगे, भार बटे तुल्यांकी भार, और जब ये सब मान निकल के आ जाएंगे तो आप नॉर्मलता रख देंगे। नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहले बताई मैंने आपको मोलरता, फिर बताया आपको मोललता, और बाद में नॉर्मलता। एक और चीज बता देता हूं, वो होती है मोल प्रभाज, मोलर फ्रैक्शन। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि जो मोल प्रभाज होता है ये किसी विलयन में विलेय का भी होता है और विलायक का भी होता है, दोनों का होता है, और दोनों के मोल प्रभाजों का योग सदैव 1 होता है हमेशा। तो पहले हम बात करें विलेय के मोल प्रभाजों की, कि मोल प्रभाज विलेय का क्या होता है। और बहुत आसान सी चीज है, इसको आप एक बार सुन लेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो जो विलेय का मोल प्रभाज होता है वो होता है
विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या। विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या। अगर हम इसको परिभाषित कर दिया कह सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। और अगर हम बात करें विलायक के मोल प्रभाज की, तो किसी विलयन में उपस्थित विलायक का मूल प्रभाज विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मूल प्रभाज कहते हैं। मेरी समझ से कि आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर सुन लीजिएगा कि विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या। पुनः आ जाइए, विलायक के मोलों की विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या। और जो विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या होती है, ये विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की विलायक के मोलों की संख्या के योग के बराबर होती है। उम्मीद है आप लोग ये बात पूरी समझ रहे होंगे। तो हम जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का जोड़ कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये आज मैंने आपको ये जो चीजें बताई हैं, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मूल प्रभाज, इनको जो है आप लोग एक बार फिर से अगर नोट कर चुके हो तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें। 2 चीजें और मैं आपको बता देता हूं। एक है पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन। अभी अक्सर सवाल इस पे आते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। आप सबको पता है कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो अगर हम इसको कहें तो किसी विलयन के 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। पुनः सुनिएगा इसको कि किसी विलयन के 10 लाख ग्रामों में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। एक और जाती है ग्राम प्रति लीटर, इसको शक्ति भी बोलते हैं, विलयन की शक्ति बोलते हैं। इसको हम ग्राम प्रति लीटर में नापते हैं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बहुत आसान है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। मैं समझ सकता हूं कि आपको इस सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। एक बार हम पूरा रिवाइज करते हैं। मोलरता विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। मोललता विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। नॉर्मलता विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोल प्रभाज विलेय का मोल प्रभाज विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या। विलायक का मोल प्रभाज विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या। पीपीएम में सांद्रता 10 लाख विलयन, किसी विलयन के 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या पीपीएम में सांद्रता। शक्ति या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो 4-5 चीजें मैंने आपको 5 सत्र में बताई हैं, ये आप समझ चुके होंगे। अगर किसी को भी कोई समस्या आ रही हो इन 5 चीजों में, तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके मुझसे पूछ सकता है। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।